नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बातें पॉलिटिक्स की करेंगे, कुछ बातें इवेंट की करेंगे और एक बात हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की करेंगे। क्या अपडेट है, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है वहाँ से, और किस तरह से पाकिस्तान को कंगाल बना देने वाले, पाकिस्तान को दिवालिया बना देने वाले जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, उनके यहाँ किस तरह से दिवाली मनी है आज हम बात करने वाले हैं। और इवेंट की जहाँ तक बात है तो भारत में किस तरह से अंबानी की जो प्री वेडिंग सेरेमनी है जामनगर में जो हुई, कल समापन हुआ और दुनिया भर में धूम मची जिस सेरेमनी की, उसमें भारत की अमीरी दिखी है। एक तरफ कंगाल पाकिस्तान है, दिवालिया पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हमारी एक शादी ने पाकिस्तान की इस कंगाली को सबके सामने लाकर रख दिया। पाकिस्तान के पास, पूरे पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की सरकार के पास चाइना को देने के लिए $1 बिलियन का जुगाड़ नहीं हो रहा है। $1.1 बिलियन देने हैं। और ये जो प्री वेडिंग सेरेमनी है इसमें लगभग उतना ही खर्चा हो चुका है। तो आप सोच लीजिए कि भारत का एक उद्योगपति, कई उद्योगपतियों में से एक उद्योगपति, उसके बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में पाकिस्तान का यह हाल सामने आपके आ गया है। बहरहाल खबर की शुरुआत हम करेंगे लालू परिवार वर्सेस मोदी परिवार से। एक पॉलिटिकल माहौल बन पड़ा है, इस वक्त ट्रेंडिंग चल रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कल पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया। और लालू यादव का यह कहना था कि जिसका कोई परिवार नहीं और जो हिंदू भी नहीं, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के निधन के बाद जो कुछ देखा और प्रधानमंत्री मोदी गए वहाँ। अब लालू प्रसाद यादव का आरोप यह है कि हिंदू होने के बावजूद ये जो क्षौर कर्म है, जिसको हम बाल मुंडन करवाना कहते हैं, ये क्यों नहीं करवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो हिंदू भी नहीं है, ये अटैक है। बहरहाल परिवार वाला जो अटैक है उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया है। और अब ये जो ट्रेंड है लालू परिवार वर्सेस मोदी परिवार, ये इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि लालू प्रसाद यादव किस तरह से परिवार की बात कर सकते हैं, किस तरह का परिवार उन्होंने बनाया है। आप देखिए जरा इस इरा में भी जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि धरती के ऊपर बोझ कम करो, धरती ज़्यादा लोगों से भर गई है, और भारत तो खास तौर पर, भारत इस वक्त नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री है। भारत में तो सरकारें दशकों से ये काम कर रही हैं कि किस तरह से जनसंख्या को पर नियंत्रण हो। पहले तो नारा भी दिया कि भाई आप नसबंदी कराओ, और बाद में कहा कि हम दो हमारे दो, अब हम दो और हमारे एक की बात भी चल रही है। हालांकि वो चाइना में हुआ है और चाइना ने कंट्रोल किया। अब जाकर चाइना के पास ये स्थिति है कि अब वो वापस से शुरुआत कर सकते हैं, जनसंख्या को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन भारत में ये स्थिति, और लालू प्रसाद यादव जो कि अपने आप को एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट के उस महानायक के साथ ही बताते हैं, जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से निकले हैं और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादियों के साथ रहे हैं, तो 9 बच्चे पैदा कर कौन सा समाजवाद आप दिखाना चाह रहे थे। और आज आप ये हिमाकत कर रहे हैं कि आपका परिवार है और मोदी का परिवार नहीं। क्या इस देश में ब्रह्मचर्य का पालन करना पाप है? क्या इस देश में अविवाहित रहना पाप है? आप ये कहना चाहते हैं? बहुत सारे मनीषी, बहुत सारे महर्षि, हमारी परंपरा है, हमारी थाती है जिसमें हमने शादियां नहीं की हैं। बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं जो घर नहीं बसाते हैं, गृहस्थी का पालन नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, आप बहुत सारे आरएसएस के जो लीडर हैं उनको ले लीजिए, बहुत दुनिया भरी पड़ी है। गुरु गोलवलकर जो आरएसएस के महान प्रचारक हुए और जिससे आज आरएसएस खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे ऐसे मनीषी, ऐसे ऐसे महर्षि हुए हैं जिनके परिवार नहीं था। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया उनका परिवार है। तो मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया लालू प्रसाद यादव को और यह कहा कि मेरा परिवार ये पूरा देश है। और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह ने, जगत प्रकाश नड्डा ने, सब ने मोदी परिवार करके अपना एक्स हैंडल के ऊपर जाकर वो ट्रेंड भी चलाया है, और उधर भी कुछ हैं तत्व वो भी चला रहे हैं। तो मोदी के कुपात्र करके समथिंग करके एक हैशटैग चल रहा है। बट
हम यहाँ बात ये करेंगे कि धर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, तो हिंदुओं में तो ये प्रचलन है कि लोग समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए छोड़ देते हैं परिवार को, परिवार नहीं बसाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो विवाह नहीं करते हैं। लेकिन आप चूंकि उस कल्चर से हैं, आपने आज भी कहा हिंदू का करके और राम रहीम की भी बात करी कि ये समाज में नफरत फैला रहे हैं, तो आपने कौन सा प्यार बढ़ाया? जिस तरह का बिहार आपने तैयार किया, लालू प्रसाद के जमानों का बिहार याद कीजिए आप, खून, रक्त रंजित चरित्र, अपहरण, फिरौती, डाके, बलवे और एक गुंडई समाज का निर्माण। और उस समाज के वो लोग, वो भी आप ही की तरह, लालू प्रसाद यादव आप ही की तरह, वो भी अल्लाह की देन बताते हैं संतान को, ऑपरेशन नहीं करवाते। नसबंदी का इस देश में सबसे ज़्यादा विरोध कोई करता है तो मुस्लिम की तरफ से होता है। वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह की देन है, अल्लाह पालेगा और कोई नसबंदी नहीं होगी, क्योंकि हमारे उसमें नहीं लिखा हुआ है कुरान में। आप देखिए ज़रा किस तरह की हठधर्मिता है। और एक शादी नहीं करेंगे हम, शादियाँ भी 4 करेंगे और तलाक देकर दूसरी ओर कर लेंगे। तो लालू प्रसाद यादव उसी कल्चर में पले बगे हैं और वो आज भी मुसलमानों की पैरवी करते रहते हैं। अब पैरवी का मतलब ये भी है कि फिर आप उसी कल्चर के पार्ट हो गए हैं। आप भी यही चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान की देन है, औलाद तो 9 पैदा कर दो, 9 पैदा आपने कर दिए। और मोदी जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, मोदी जैसे जो लोग हैं वो जो सेवा कर रहे हैं, उनको आप गालियाँ दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो आप जिनके साथ रह रहे हैं, आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया है। पॉलिटिक्स आगे बढ़ चुकी है, पॉलिटिकल शेप पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस देश के निवासी कहां से कहां सोच रहे हैं अब। और आपको अभी भी वही यादव मुस्लिम गठबंधन और वही यादवों को लेकर, यादवों को इमोशनल ब्लैकमेल करके, मुसलमानों की बात करके उनको ब्लैकमेल करके राज में आने की इच्छा हो रही है। यह आपका जो सोशल इंजीनियरिंग का एक ढांचा था, स्ट्रक्चर था, जो आपने खड़ा किया, वो तहस नहस हो चुका है। क्योंकि आपकी करतूतें सबको पता हैं और आपके परिवार की करतूतें भी पता हैं। इसलिए मोदी वर्सेस लालू परिवार वर्सेस मोदी परिवार का ये इस वक्त पॉलिटिकल स्लोगन जबरदस्त चल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि देशवासी क्या केवल जातिगत आधार पर या केवल उसी इमोशनल मजहबी कार्ड के आधार पर वोटिंग करेंगे, या कि अब देश बदल रहा है। देश तो बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जीडीपी में इजाफा, लगभग हमारे फॉरेन करेंसी की स्थिति, हमारा एक्सपोर्ट, स्थिति तो बदल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। चाहे कोई कुछ भी कहे, किस वजह से बढ़ रही है, कि क्या वजह है, ये कल बहस का विषय हो सकता है। कारक तत्व क्या है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि वो आप जब पावर में थे तो आपके जो गुरुजन थे, वही समाजवादी नेता, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में सोना गिरवी रखना पड़ गया था, देश का रिजर्व गोल्ड, जिसके बेस के ऊपर नोट छपते हैं। आपने तो ऐसी देश की बेइज्जती और किरकिरी कराई हुई थी। वो आप ही की टोली के संगी साथियों के उस वक्त पावर में थे आप लोग। तो ये पॉलिटिकल माहौल देश का चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोकसभा के इस फेज की आगाज दी है और जिस तरह से रोरिंग स्टेज में आए हैं, पूरे देश में भ्रमण चल रहा है, एक के बाद एक सभाएं चल रही हैं, कैंडिडेट्स का पहले से ही माइलेज ले लिया गया है, 195 सीटों के ऊपर कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, इतनी हिम्मत की है। और नेक्स्ट लिस्ट भी आने में ही है, 6 तारीख तक आ जाएगी। तो ये स्थिति और चुनाव में पूरा अग्रणी तौर पर माइलेज ले जाना, ये होता है खेल में पहले आ जाने का फायदा। और खेल में मोदी पहले आ चुके हैं। तो अब परीक्षा में भी जैसे उन्होंने अपने मन की बात में कहा, परीक्षा के जो गुर बताए, उसमें छात्रों को कहा कि परीक्षा देने के लिए आप पहले चले जाएं, जिससे कि टाइम रहेगा आपके पास। तो मोदी ने भी कर दिया है कि पहले घोषणा कर दी। तो ये इस वक्त देश का एक राजनीतिक माहौल चल रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत की दौलत अमीरी की। भारत के बारे में जिस तरह से एंगस मेडिसन ने लिखा है अपने रिसर्च में, उन्होंने पूरे फ्लीट के साथ अपनी रिसर्च की थी, जिसमें लिखा कि ईसा की पहली सदी से लगाकर और इस्लाम के आने तक भारत पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी उसमें माइटी कंट्रीब्यूटर था, चाइना से भी ज़्यादा।
35-36% इंडिया और 24 to 26% चाइना। आते आते इस्लाम की आक्रमणकारियों की वजह से ये आक्रांता जो आए तो इन्होंने लूटपाट की, लेकिन फिर भी इतना बड़ा साइज था जीडीपी का और माइटी कंट्रीब्यूटर थे हम। तो आते आते 14वीं शताब्दी तक भी हम 18, 19, 20% के आसपास चल रहे थे। पूरी दुनिया में हमारा माल जाता था। अंग्रेज जब ब्रिटिशर्स आए तो 1947 में ये लगभग 3 से 4% की रह गई हमारी। देश गरीबी में आ गया, भुखमरी में आ गया, तो लोगों के पास खाने को ही नहीं था, कपड़े पहनने को नहीं थे। होली दिवाली कपड़े पहने जाते थे, और ये जो आक्रांता थे ये भी यहाँ फिर ईद के ऊपर ही कपड़े पहन पा रहे थे। इतने गरीब हो गए थे इनको अंग्रेजों ने भी, सबने लूटा। तो उस देश में जब अमीरी की बात होती थी तो हमारे यहाँ अमीरी नहीं हुआ करती थी। राजाओं के ज़माने में थोड़ी सी अमीरी राजाओं की तरफ से थी, बाद में कोई अमीरी नहीं थी। और यदि हम देखें तो हमने बहुत गरीबी देखी है। गरीबी हटाओ, हमारे यहाँ पिछले 60 साल तक, 6 दशक तक नारा रहा है चुनाव का, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन करेंगे। लेकिन अब लगता है कि भारत की शान जो है वो अंबानी परिवार की प्री वेडिंग सेरेमनी में दिखाई दी है। और ये जो 3000 एकड़ में जामनगर में जो वनतारा है, ये पिछले 3 दिन से पूरी दुनिया की नज़रों का केंद्र बना हुआ था। और किस तरह से मेहमानों को रुकवाया गया वहां पर। सेलिब्रिटीज की यदि बात करें तो आप यू नेम इट एंड यू हैव इट। इंडियन सारे फिल्म स्टार से लगाकर रजनीकांत, सदगुरु से लगाकर जितने धार्मिक वगैरह गुरु हैं, और ये जो फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग हैं, इस सही देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई, और सिंगिंग सेंसेशन रेहाना का डांस हुआ। तो रेहाना का डांस की फीस ही इतनी है कि पाकिस्तानी चकित हैं, ये क्या हो रहा है। बारबेडियन सिंगर है, बहुत ही बड़ी मशहूर सिंगर है। तो ये हुआ, लेकिन सबसे खास बात देखने में जो आई है वो ये कि इस शादी को भारतीय परिवेश में, सनातनी परिवेश में पूरी की पूरी इवेंट को उस तरह से घड़ा गया, उस तरह से रचा गया। और वनतारा रिजोर्ट में जो ये जानवरों के लिए जो बना रहे हैं अंबानी परिवार की तरफ से, इसमें एक रॉयल सूट्स का सब गेस्ट के लिए, या आप देखिए जरा, 1200 एलिट गेस्ट देश दुनिया से आए। रुके कहां? एक बानगी हम उस रॉयल टेंट की आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बनाया गया है रॉयल टेंट को, किस तरह से गेस्ट का बेडरूम है, किस तरह से वेटिंग रूम है, किस तरह से लाउंज है, और कितना वो भव्यता के साथ में किस तरह से फर्नीचर है उसमें, और किस तरह से मेहमानों की आवभगत की है, ये आप देखिए जरा। आप देख रहे हैं जैसे कोई 5 स्टार होटल होती है, उससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया एक गेस्ट को रुकने के लिए। 5 स्टार में जो स्वीट्स होते हैं उसमें भी इतना बड़ा एरिया नहीं होता है। और आप देखिए किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये भारत की वो पुरातन भव्यता आपको दिखाई दे रही है, जहां महाभारत के यदि हम काल की बात करें तो युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ था, और उसमें जो अतिथिगण आए, या कि शादियों की बात करें तो राम सीता की शादी की बात कर सकते हैं, कितना भव्य इंतजाम राजा जनक ने किया। ऐसा वाल्मीकि रामायण में पूरा प्रबंधन आता है, उसका पूरी इवेंट का दृष्टांत पूरा मिलता है आपको। और महाभारत काल की यदि हम बात करें तो राजसूय यज्ञ के अलावा जिस तरह से इंद्रप्रस्थ को बसाया गया और इंद्रप्रस्थ की कितनी भव्यता दिखाई गई, ये भी हमने महाभारत में पढ़ा। और जो महाभारत काल में शादियों का जिक्र जहाँ जहाँ भी महाभारत में वेद व्यास जी ने किया है, शादियाँ बहुत भव्य हुआ करती थी, एक्सेप्ट कि अरण्यवासियों की शादी। अरण्यवासी जो होते थे वो अपनी उस दूसरी भव्यता के साथ शादी करते थे, मतलब उसमें एक नेचर का इनपुट होता था। जैसे कि जामनगर में
अंबानी परिवार ने भी किया, और कैलाश की थीम और भारतीय पुरातन परंपराओं की थीम के ऊपर वैकुंठ को आधार बनाकर इस तरह के थीम के ऊपर ये प्री वेडिंग सेरेमनी वहां पर आयोजित की गई। और भारतीय कला को, भारतीय हमारी सनातनी परंपरा को किस तरह से प्रोत्साहित किया गया, ये दूल्हे की मां अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी ने किस तरह से भरतनाट्यम करके और ये प्रस्तुति थी, ये भी हम आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्वंभरी अखिल विश्वतनी जनेता विद्याधरी वदनमावसजो विधाता दुर्बुद्धिने दूर करि सद्बुद्धियापो मां पाहि ओं भगवती भवदुःखकापो। ये भव्यता भारतीय सनातनी परंपरा की आपको दिखाई दे रही है, और इतना बड़ा उद्योगपति परिवार है। ये जो भी रकम शादी में, इस सेरेमनी में खर्च हुई है, क्योंकि शादी तो अभी जुलाई में है, तो मेन फंक्शंस तो तब होंगे, लेकिन ये प्री वेडिंग सेरेमनी में जिस तरह से भगवान गणेश जी को, माँ दुर्गा को याद किया गया, उसी तरह से सारी स्थिति, सारे इवेंट को इसी तरह से रखा गया। और इसको मैसेज ये है इसके पीछे कि हम प्राउड भारतीय सनातनी हिंदू हैं, हम हमारी कल्चर में बिलीव रखते हैं। ये नहीं कि कोई अंग्रेजी वो वाइट गाउन पहना कर उस तरह का कोई आजकल जैसा चलन है। हमारे ज़्यादातर लोग जो थोड़े से रईस बन जाते हैं, मतलब रईस तो नहीं कह सकते, पैसे वाले बन जाते हैं, नए नए पैसे वाले जो बन जाते हैं, नया पैसा जो है वो थोड़ा सा उथफैल ज़्यादा मचाता है, तो वो करते हैं इस तरह के कपड़े। अब हमारी कल्चर नहीं है कि वाइट गाउन में जाकर वो किसका सीन कराएं। ये देखा आपने, ये होता है भारतीय सनातनी सभ्यता, भारतीय सनातनी संस्कृति। और शादी तक में, प्री वेडिंग सेरेमनी तक में इन बातों का ख्याल रखा गया, और वहाँ पर इसी तरह का इंतजाम था जिससे ये लगे कि भारतीयता की झलक है, सनातन परंपरा की झलक है। इसमें स्वागत हो, चाहे वही तिलक लगाकर उसी तरह से जैसा हमारी परंपराओं में आता है, तो वो सब काम हुआ। अब बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हो गई है, और 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ ने दोबारा से शपथ ली है। इमरान खान को टॉपल करने के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद चुनाव का घोषणा हो गई, और केयर टेकर पीएम, जैसा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वहाँ भारत की तरह नहीं कि इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट रहती है। वहाँ गवर्नमेंट को पूरी तरह से बाहर किया जाता है और एक केयर टेकर व्यवस्था की जाती है, और फिर चुनाव कराए जाते हैं। इसका कारण है पाकिस्तान की हिस्ट्री। पाकिस्तान में ज़्यादातर तानाशाह हुए जिन्होंने कब्जे ही करके रखा, तो इसलिए वो उससे हटा के बात कर देते हैं कि ये कहीं दोबारा से चुनाव में ही कुछ गड़बड़ कराकर वापस प्रधानमंत्री ना बन जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वो रहेगा ही रहेगा। तो सेना से सबक लेते हुए, और सेना ने भी इसमें इंतजाम में रखा कि कहीं प्रधानमंत्री हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं, ये डेमोक्रेसी हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाए, जिससे कि पाकिस्तान की जो हमारी एक स्पेशलिटी है पूरे विश्व में कि पाकिस्तान जो है वो आर्मी के कंट्रोल में चलता है, वो कहीं दरकिनार ना हो जाए। उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था है वहाँ कि प्रधानमंत्री को सत्ता से बिल्कुल दूर कर दिया जाता है। आर्मी यदि चीफ है और उसने ले रखी है सत्ता, तो उसको तो करने की जरूरत नहीं, हो तो बन जाता है, राष्ट्रपति भी बन जाता है। मार्शल लागू करके फिर राष्ट्रपति भी बने हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको पता है। कोई भी सरकार पाकिस्तान में आज तक 1947 के बाद आज तक 5 साल पूरे नहीं कर पाई है। इमरान खान की सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन वो भी 1.5 साल पहले उसको भी हटा दिया गया, और उसमें साफ तौर पर आर्मी का हाथ था, अमेरिकी इशारा था, और शहबाज और नवाज का इसमें इंटरेस्ट था, जो कि उन्होंने आर्मी के साथ डील कर ली थी कि अब हमारा आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ ने थोड़ा आंख दिखाना शुरू कर दिया था। जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बातें थी, कुछ भारत से मैत्री के भाव में बातें थी, कुछ भारत से ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने की बातें थी, जिसमें नवाज शरीफ आगे बढ़कर काम कर रहे थे।
लेकिन आर्मी को ये सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि आर्मी को जिस दिन भारत और पाकिस्तान की मित्रता हो जाएगी, भीतरघात बंद हो जाएगा, उस दिन पाकिस्तान को आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को फिर सताने के लिए डर कोई दिखेगा ही नहीं। आज वहां आर्मी केवल डराती रहती है कि इंडिया आ जाएगा, तुमको खा जाएगा, तुमको गुलाम बना लेगा, तुम्हारा ये जो मुस्लिम धर्म है ये सब खा जाएगा, वो हिंदू तुम्हें मार डालेंगे, हिंदू बहुत जालिम होता है, हिंदू काफिर होता है। इस तरह का आर्मी ने बना रखा है वहाँ। और कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर को हमें लेना है, जो कि इम्पॉसिबल बात है। आप हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर नहीं ले सकता। जितना कश्मीर ले सकता था उतना ले चुका 1947 अक्टूबर में, और उसकी भी हमारी तैयारी है। वो पीओजे के वाले लोग भी कह रहे हैं कि हमें वापस ले लो। तो यदि रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स वहाँ से हम थोड़े से अलग कर दें तो पूरा इलाका हमारे पास आ जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो हमेशा डराती है कि भारत से दोस्ती कर रहा था नवाज शरीफ, ये मोदी का यार है, गद्दार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप हम सबको पता है कि नवाज शरीफ के यहाँ शादी सेरेमनी में वो काबुल से सेंट्रल एशिया से उड़ते हुए और लैंड कर गए थे पाकिस्तान में, और नवाज शरीफ की माँ के लिए साड़ी लेके गए थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तो हमारे पड़ोसी सभी देशों को बुलाया, जिसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ से आए थे। और पाकिस्तानी मीडिया ने, हार्डकोर मीडिया ने और रेडिकलाइज ये जो आर्मी के लोग हैं, इन्होंने प्रचार किया कि नवाज शरीफ भारत की तरफ झुक रहा है। उसके बाद से नवाज शरीफ की मुसीबतें बढ़ी, और वहां पर जो कट्टरपंथी डीप स्टेट है उसने नवाज शरीफ को फिर धीरे धीरे अलग किया। कई तरह के आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट तक में वहां डीप स्टेट के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ को कोई रियायत नहीं दी, कोई रिलीफ नहीं दी, और अंततः नवाज शरीफ को भागना पड़ गया। ही फ्लैड टू लंदन। पहले एक बार, इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे, फिर आर्मी का प्रेशर आया तो ही फ्लैड टू दुबई। तो यह वहां चलता रहता है। दुबई से फिर वो सऊदी अरब में आके टिक लिए। सऊदी अरब के प्रिंस ने उनको प्रोटेक्शन दिया था, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में यदि प्रिंस का या सऊदी अरब के शासक का प्रोटेक्शन है किसी को, तो इस्लामिक वर्ल्ड में उसको कोई चुनौती नहीं मिल सकती है। ये सबसे बड़ी बात है, एक्सेप्ट मोसाद। इजराइल इलाज कर सकता है, लेकिन इजराइल को पाकिस्तान के इस नवाज शरीफ के मामले से कोई मतलब नहीं है। तो बहरहाल बात यह है कि 24 में प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ ने शपथ तो ले ली, और सांसदों का समर्थन भी मिल गया। 200 के करीब सांसदों ने समर्थन दे दिया, जबकि 134 की ही वहां जरूरत है समर्थन पूरी सरकार के लिए। तो इसका मतलब तो थंपिंग मेजोरिटी है, लेकिन ये तब तक है जब तक आर्मी साथ है। चुनौती शहबाज शरीफ के सामने बहुत है। चुनौती यह है कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बिलावल भुट्टो है, वो भी हमारे यहाँ राहुल गांधी टाइप की चीज है, तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा। वो सेकंड इन कमांड किस तरह से, फिर जरदारी, बिलावल भुट्टो का के जो पिता हैं आसिफ अली जरदारी, वो राष्ट्रपति बनकर किस तरह से फिर शहबाज शरीफ को उंगलियों पर नचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों ही परिवार व्यापारिक परिवार हैं एक तरह से। आसिफ अली जरदारी एक जागीरदार परिवार से आता है, एक रईस जागीरदार परिवार से आता है, जरदारी फैमिली है, बहुत पैसे वाली फैमिली थी, इसीलिए लियाकत अली भुट्टो ने अपनी बेटी की शादी उनसे की। तो लियाकत अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो भी कोई कम नहीं है, जामनगर के नवाब के दीवान का परिवार है ये भुट्टो परिवार। तो आसिफ अली जरदारी बहुत रसूख वाला परिवार है वहां, और नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है ये उद्योगपतियों में सबसे बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये सिंध के परिवार हैं, वो पंजाब के परिवार हैं। पंजाब डोमिनेट करता है पाकिस्तान की राजनीति पे, पाकिस्तान की सेना में। तो बहरहाल ये थोड़ा खिंचाव जरूर रहेगा, शहबाज शरीफ के सामने चुनौतियां रहेंगी कि सत्ता का संतुलन किस तरह से शहबाज शरीफ बनाए रखेगा। लेकिन एक चुनौती सबसे बड़ी और है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, चाइना का कर्ज चुकाया नहीं जा रहा है, और सीपैक जो नवाज शरीफ के टाइम में चालू हुआ था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ठप हो चुका है। बलूचिस्तान में इसके अब आगे काम बढ़ने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। पीओजेके और पीओजीबी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित एंड बाल्टिस्तान में सीपैक का जो एंट्रेंस पॉइंट है वहां पर भी दिक्कत है। शिनजियांग से जैसे ही एंट्री करेगा पीओजीबी और पीओजेके में, वहां दिक्कत है, वहां एक्सप्लोसिव्स हैं, वहां एलईडीज ब्लास्ट हो रहे हैं। चाइनीज इंजीनियर्स के काफिलों को वहां पर भी ब्लास्ट से उड़ाया जा रहा है, तो यहां बलूचिस्तान में भी उड़ाया जा रहा है। और चाइना इस वक्त थर थर कांप रहा है कि हम ऐसी सूरत में काम नहीं कर सकते, हमें हमारी आर्मी डिप्लॉय करने दो। इस बात को लेकर पाकिस्तान की आर्मी में और चाइना में ठनी हुई है कि आप वो जानते हैं कि यदि पीएलए आ गई,
पीपल्स लिबरेशन आर्मी आ गई यदि चाइना में, तो चाइना को कोई रोकने वाला नहीं है और पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। चाइना की जिस तरह से इंपीरियलिस्टिक एक्सटेंसिव पॉलिसीज हैं, तिब्बत खा गया पूरा चाइना, आप देखिए शिनजांग खा चुका है, मंचूरिया खा चुका है। यदि 1948 में चाइना का नक्शा देखें तो आज का चाइना तो बच्चा लगता है, पूरे एरिया को खा चुका है। ताइवान पर नजर है, अफगानिस्तान के ऊपर नजर है, वो शिनजांग का इस तुर्किस्तान का ही पार्ट मानता है और पाकिस्तान को इस तरह से आर्मी यदि वो ले आता है तो पूरी तरह से खा जाएगा। सीपैक पाकिस्तान के सभी प्रांतों से गुजर रहा है और यदि पीएलए सभी प्रांतों में चौकियां बना लेती है इस सीपैक के किनारों पर, कॉरिडोर्स में, तो खेल हो गया। तो पाकिस्तान आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, सिक्योरिटी हमारे जिम्मे। सिक्योरिटी पाकिस्तान की आर्मी कर नहीं सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान जिसको बनाना चाहते हैं, ड्यूरेंट लाइन की बात चल रही है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान तहरीक तालिबान और तालिबान, बलूचिस्तान के जो फाइटर्स हैं उनके साथ हैं। इधर पीओजे के पीओजीबी में हॉस्टाइल सिचुएशन है। ये कह रहे हैं हमारी ज़मीनें आप कैसे दे सकते हैं। कश्मीरियत और गिलगिती जो लोग हैं वो अपने आप को अलग मानते हैं, वो पंजाबियों से नफरत करते हैं। पंजाबी पाकिस्तान वाले, हमारे नहीं। पाकिस्तान के पंजाबी जिस तरह से कत्ल व गारत करते हैं, बलात्कार करते हैं, महिलाओं को उठा ले जाते हैं, और पंजाब प्रांत के जो सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज मुस्लिम वहीं रहते हैं। बलूचिस्तान में रेडिकलाइजेशन नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बनने के बावजूद उसके साथ जा नहीं रहा था, मजबूरी में गया, अटैक कर दिया पाकिस्तान की सेना ने, तब सरेंडर करना पड़ गया और भारत चुप रहा, भारत मूक बना रहा। यही हाल पीओजीबी का है और पीओजीके का है। पीओजीबी तो मुफ्त में ही चली गई हमारे हाथ से, और पीओजीके में नेहरू जी ने मेहरबानी करी, चलते हुए जीतते हुए युद्ध को रोक दिया और यूएन भाग गए। तो पाकिस्तान इस वक्त जिस स्थिति में खड़ा हुआ है उसमें शहबाज शरीफ के सामने बहुत चुनौतियां हैं। अब चुनौती ये कि दिवालियापन हटाना किस तरह से हटेगा। चाइना कर्ज छोड़ेगा नहीं अमेरिका अब आकर बैठ गया है क्योंकि आर्मी को अमेरिका ने अब इग्नोर कर लिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका, जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान को एक फूटी कोड़ी नहीं देंगे क्योंकि तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो, बांग्लादेश अफगानिस्तान में हमारे साथ दुर्विसंधि कर रहे हो, आप तालिबान के साथ भी मिले हुए हो और हमारे साथ भी मिले हुए हो। और वो वाकई बात भी सही है कि वहां से अमेरिका को भागना ही पड़ गया एक तरह से। तो अब पाकिस्तान के सामने पैसा मुफ्त में कहीं से मिलने वाला नहीं है और अरबिक दुनिया ने भी पैसा देना बंद कर दिया। तो शहबाज शरीफ के सामने ये चुनौती है। दूसरी चुनौती ये कि भारत के साथ रिश्तों का क्या होगा। जब तक भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान की कंगाली, पाकिस्तान का दिवालियापन नहीं रुक सकता, क्योंकि आर्मी का जो बजट है वो सब चीज़ों को खा जाता है। और आर्मी का बजट इसलिए है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं, भारत के साथ हमेशा टसल चलती रहती है, टेंशन चलता रहता है। एक बार यदि पाकिस्तान सरेंडर कर दे कि ठीक है आप पीओजे के ले लीजिए, हमने आपके उस पर आक्रमण किया था, लेकिन ये कहते ही शहबाज शरीफ की हत्या हो जाएगी, मार दिया जाएगा उसको। आर्मी चीफ भी कोई हो तो उसको भी मार देंगे, क्योंकि वहां पर ये शीशे की तरह पिघलाकर डाल दिया है लोगों के कानों में कि कश्मीर हमारा है। ये जो कहते हैं कि कश्मीर को अलग देश बना दो, ये कोई रेडिकलाइज मुस्लिम आपको अंदर खाने नहीं कहेगा। वो कहेगा एक बार भारत से छुटकारा तो ले लो और फिर हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इस्लाम के नाम पर हमारा ही आएगा, बच्चा तो हमारा ही रहेगा। ये इनकी चाल है। लेकिन शहबाज शरीफ के सामने चुनौती हमेशा रहेगी, क्योंकि वो कश्मीर के मामले में अभी भी पार्लियामेंट में जब कल भाषण दिया, कल हालांकि जुबान भी फिसल गई शहबाज शरीफ की, लेकिन कल के भाषण में भी कश्मीर को लेकर शहबाज शरीफ ने वही जहर उगला जो पाकिस्तान का एक रवायती स्टेटमेंट है। तो अब भारत के साथ रिश्ते क्या होंगे, व्यापार कारोबार क्या होगा, ये जो महंगी सब्जियां दुबई के रास्ते और इधर उधर ओमान के रास्ते से खरीद रहे हैं, इसका क्या होगा। 100 रुपये किलो की चीज़ 300 रुपये किलो में खरीदना पड़ रहा है। तो गरीबी कैसे मिटेगी, महंगाई कैसे मिटेगी, दिवालियापन कैसे मिटेगा, और कर्ज की जो स्थिति है वो कैसे मिटेगी। विदेशी जो जिसको कॉर्पस फंड कहते हैं, फॉरेक्स फंड, वो कैसे जमा होगा, विदेशों की रेमिटेंस कैसे दे पाएंगे। हालत तो ये है कि जब पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट्स जाती हैं विदेशों में, तो कनाडा जैसे कंट्री से लोग वापस ही नहीं आ रहे। क्रू पायलट्स, हम यात्रियों की बात नहीं कर रहे, यात्रियों का तो रिकॉर्ड होता है, क्रू पायलट वापस सर्विस ज्वाइन नहीं कर रहे। क्रू के मेंबर्स जो जाते हैं एरोप्लेन में, वो कनाडा ही रुक गए, कुछ और देशों में रुक गए। ये स्थिति है, तनख्वाह देने के लिए नहीं है। तो शहबाज शरीफ के सामने चुनौतियां बहुत होंगी।
ये बात जरूर है कि इमरान खान जैसा जो तालिबानी जो व्यक्ति था, जो तालिबानाइज था, रेडिकलाइज था, उससे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की जो फैमिली है और या बिलावल भुट्टो के जो परिवार है, ये उस तरह के लोग नहीं हैं। थोड़ा सा डेमोक्रेसी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं और दुनिया को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक नेशन स्टेट के सेटअप में देखते हैं। आज तक का इतिहास है इनका, और रेडिकलाइज कम है। ये तो थोड़ा से मॉडर्नाइज लोगों में है, थोड़ा एलिट क्लास भी है, थोड़ा पूरी दुनिया के लोगों के साथ संबंध भी हैं, तो उस तरह से नहीं है। और कोशिश करते हैं कि पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हों, व्यापार कारोबार बढ़े, क्योंकि व्यापार कारोबार तो इनका मुख्य धंधा है। इमरान खान तो प्ले बॉय टाइप का, एक लफंडा टाइप का आदमी था और वो बन गया, ठीक है, क्रिकेटर। आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्रिकेट में आपको फेम मिल गई। पाकिस्तान जैसे कंगाल कंट्री को, पाकिस्तान जैसे रेडिकलाइज कंट्री को एक वर्ल्ड कप दिला लाया। भारत के साथ खेलता था तो भारत को कई बार मैच हारे, तो हीरो बन गया वहाँ। भारत को जो कुछ भी जरा सा भी कोई नुकसान पहुंचा दे, वो पाकिस्तान का हीरो है, चाहे वो लफंडर ही हो, चाहे वो एकदम लंपन ही हो। ऐसा ही था ये व्यक्ति जिसने कि पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, आप देख लीजिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ में ये प्लस पॉइंट जरूर रहेगा कि वो धीरे धीरे करके और इसको पटरी पर लाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ये बात भी है कि ये कंगाली को हटाकर पटरी पर व्यवस्था को लाना, इकोनॉमी को सेट करना, ये चुनौतीपूर्ण है। और इतना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि करने वाले, पाकिस्तान को इस दिशा में ले जाने वाले भी यही परिवार है, यही बडेरे, यही जागीरदार परिवार, यही आसिफ अली जरदारी टाइप के लोग, यही नवाज शरीफ टाइप के लोग, ये उद्योगपति टाइप के लोग हैं। इनको पाकिस्तान के आम आवाम से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के आम आवाम का कोई डेवलपमेंट ही करना नहीं चाहते हैं। नवाज शरीफ ने सीपैक जरूर एक पाकिस्तान को दिया था, लेकिन उसमें गड़बड़ ये थी कि भारत के साथ बिना बात किए कर लिया, तो उसमें भी आपने दुर्भिसंधि रखी। तो यहां ये दिक्कत इनके साथ है। जनता में इनकी पहचान चोर लुटेरों की है, इस परिवार की, दोनों ही परिवारों की। वो जो जरदारी कहा करता था कि एक जरदारी सब पर भारी, उस तरह के बयान देने वाले जो नेता हैं, ये तो नेता कम हैं, ये उद्योगपति परिवार से, आर्मी के साये में पले बड़े हैं लोग। ये जियाउल हक की पैदाइश है नवाज शरीफ बेसिकली, और जनरल अयूब की पैदाइश था लियाकत अली भुट्टो, तो ये सब जानते हैं। इसलिए शहबाज शरीफ के सामने, शहबाज शरीफ वैसे डेवलपमेंटल सोच का तो आदमी है, पंजाब में तो अच्छा काम किया, पाकिस्तानी पंजाब में लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने काम अच्छा किया, लेकिन लूटपाट भी बहुत हुई। तो इस तरह का वहाँ है, रवाज है, और अब लूटपाट तो और बढ़ेगी क्योंकि दोनों ही परिवार लूटपाटों वालों ही हैं। तो देखना ये होगा कि किस तरह से ये पटरी पर लाएंगे और हमारे साथ किस तरह के, भारत के साथ किस तरह से रिश्ते ये कर पाएंगे। बहुत चुनौतीपूर्ण हालत में पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ ने शपथ ली राष्ट्रपति भवन में आज। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।